नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAS 186 के चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है तनाव को समझना। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उसको नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। पिछली क्लास में जो हमने अध्ययन किया था वो अध्ययन ये किया था कि तनाव शब्द से आप क्या समझते हैं और उसके विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख कीजिए। आज की क्लास में हम समझेंगे कि व्यावसायिक तनाव क्या होता है और व्यावसायिक तनाव के विभिन्न लक्षण क्या होते हैं। तो देखो भाई, आज जो मनुष्य है, आज मनुष्य का ध्यान या तो व्यवसाय पर रहता है या फिर नौकरियों पर रहता है। ऐसे में जब हम व्यावसायिक तनाव की बात करते हैं तो व्यावसायिक तनाव के अंतर्गत हम व्यावसायिक और नौकरी जनित तनाव की बात करते हैं। आज हर एक बंदा इस चीज़ को फील कर रहा है कि भविष्य में उसका जो भविष्य है वो क्या होगा। अगर वो कोई व्यवसाय कर रहा है तो क्या वो व्यवसाय उसे पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नहीं देगा, और कि अगर वो कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो क्या उसकी नौकरी स्थिर है या नहीं है। ऐसे में आज ये माना जाता है कि लगभग 70% लोगों के तनाव का जो सबसे बड़ा कारण है वो व्यावसायिक तनाव ही है। तो व्यावसायिक या नौकरी जनित जो तनाव है, आज इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। क्योंकि जो आज ये वर्कर्स हैं, आज जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आज जितने भी ये कर्मचारी हैं, जब इनके ऊपर ये तनाव पड़ता है तो ये ना अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, ये अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। परिणाम ये होता है कि वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और उनकी जो उत्पादकता है, यानी कि जो उनकी कार्य करने की क्षमता है, उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो व्यावसायिक तनाव की जब आप बात करोगे तो जब कोई व्यक्ति व्यावसायिक तनाव को फील करता है तो वो जो एम्प्लॉय होता है, वो कोई कर्मचारी हो या कोई वर्कर हो, तो पता है क्या होता है, उसकी सेहत पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी काम करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर हम व्यवसाय या नौकरी के तनाव की व्याख्या करेंगे। तो देखो, जब हम नौकरी के तनाव की बात करते हैं तो नौकरी के तनाव में दो परिस्थितियाँ आती हैं। पहली परिस्थिति तो ये आती है कि मनुष्य को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी, अगर मनुष्य को नौकरी मिल गई तो क्या वो सही से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो नौकरी के तनाव की जब हम बात करते हैं तो इसे हम ऐसी परिस्थिति के रूप में डिफाइन करते हैं, इसे एक ऐसी सिचुएशन के रूप में डिफाइन करते हैं जिसके लिए कर्मचारी ये सोचता है कि हर एक चीज़ उसके हिसाब से हो। तो ये तो हो गई नौकरी के तनाव की, कि नौकरी उसके हिसाब से मिलेगी नहीं मिलेगी, जो काम उसे पसंद है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरा, अब उसे नौकरी मिल गई तो तनाव होगा नौकरी में तनाव, यानी कि दो प्रकार का तनाव हो गया, एक नौकरी का तनाव, एक हो गया नौकरी में तनाव। नौकरी का तनाव क्या है कि जो काम मैं करना चाहता हूँ, क्या मुझे वो काम मिलेगा, क्या मुझे ऑफिस में वो माहौल मिलेगा, वो लोग कैसे होंगे। ऑफिस का पहला दिन बड़ा डरावना होता है भाई, जो बंदे नौकरी करते हैं उन्हें पता होगा ये बात। और नौकरी में तनाव का मतलब पता है क्या है, कि जो कर्मचारी है, उसके कर्मचारी अगर नौकरी में तनाव व्यक्ति को हो गया, नौकरी में तनाव का मतलब है कि उस बंदे को जो टारगेट मिला वो कब पूरा कर पाया नहीं कर पाया, क्या उसकी अगले महीने नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। इस चीज़ की बड़ी समस्या होती है, टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे आना है, छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब ऐसे में जब व्यक्ति इस तनाव में जाता है तो पता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। जब वो उन चीज़ों को उसे नहीं मिलती, उसके घर में माहौल ख़राब हो जाता है, मनुष्य चिंताग्रस्त हो जाता है, सर में उसके दर्द होने लग जाते हैं। और ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, ये नौकरी में तनाव कहलाती है। आज ना बहुत सारे लोग सिर दर्द की समस्या का सामना कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, तनाव ही है। और ये जो तनाव है ये व्यावसायिक तनाव है, कार्य का तनाव है। और लॉकडाउन के बाद से तो आप देख सकते हो इस प्रकार का जो तनाव है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तनाव को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक तनाव, शारीरिक तनाव, व्यवहारिक तनाव। अब ऐसे में क्या होता है, मनुष्य क्रोधित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराशा में डूब जाता है और उसमें असंतोष आ जाता है। ये सारे क्या हैं, ये सारे मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक तनाव की, तो जब व्यक्ति क्रोधित हो, व्यक्ति चिंतित हो, व्यक्ति निराशा में डूब जाए, व्यक्ति असंतुष्ट रहे, तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव कहलाता है। जबकि शारीरिक तनाव में सिर दर्द होगा, दिल तेज से धड़केगा, मनुष्य का जो पाचन क्षमता है वो बेकार हो जाएगी। इतना ही नहीं, अब व्यावहारिक तनाव क्या है, व्यावहारिक तनाव में मनुष्य मादक द्रव्य यानी कि जो है वो शराब वगैरह का सेवन करेगा, नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, यानी कि एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो जब हम तनाव की बात करें तो तनाव को हम मनोवैज्ञानिक रूप से बांटते हैं, शारीरिक रूप से बांटते हैं और व्यवहारिक रूप से। तो जब मनुष्य क्रोध, चिंता, निराशा, असंतोष जैसी चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं। लेकिन मनुष्य के सिर में दर्द हो रहा है, दिल तेजी से धड़क रहा है, मनुष्य की पाचन क्षमता बेकार हो जा रही है, तो ये कैसा तनाव है, कैसा तनाव है भाई, ये शारीरिक तनाव है। और मनुष्य अगर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है, तो ये कैसा तनाव है, ये व्यवहारिक तनाव है। तो नौकरी के तनाव के हमें तत्वों के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों से क्या कर सकें, निपट सकें। और ये अपने आप चलने वाली कोई प्रक्रिया नहीं होती है,
इसमें ये होता है कि व्यक्ति अपनी चीज़ों को कैसे समझ रहा है। इसके लिए ना व्यक्ति को बेशर्म होना चाहिए, क्योंकि जो श्रमशाल व्यक्ति है, जो ज़्यादा चिंतित कर रहा है, उसी की जीवन खराब है। जो हर चीज़ को सामंजस्य बना ले रहा है, हर चीज़ को मुस्कुरा के निपटा दे रहा है, तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे में तनाव ना अल्पकालिक और दीर्घकालिक भी हो सकता है, लंबे समय तक भी चल सकता है और कम समय तक भी चल सकता है। अब देखो, इसके अलावा एक और अवधारणा के बारे में बताया गया तनाव की, और ये अवधारणा है बर्न आउट। देखो, बर्न मतलब जल रहा है, यानी कि इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर दे रहा है। तो एक व्यक्ति है स्पेक्टर। स्पेक्टर ने 2012 में इस अवधारणा के बारे में बताया था। किस अवधारणा के बारे में? बर्नआउट। तो एग्जामिनर आपसे पूछे बर्नआउट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बर्नआउट एक ऐसी मनोदशा है, ऐसे मन की दशा है, जिसमें कर्मचारी कुछ समय तक नौकरी करेगा, और कुछ समय तक नौकरी करने के बाद वो ऐसा फील करेगा कि यार की चीज़ें उसके हिसाब से नहीं है। काम का स्तर उसका बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से तनाव भी उसका बढ़ता जाएगा। नौकरी की प्रकृति अब उसे अच्छी नहीं लगेगी। तो देखो, शुरुआत में जब इंसान की नौकरी लगती है तो वो बहुत ना खुश सा होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो उस नौकरी से क्या आ जाता है, तंग आ जाता है। और नौकरी में रहने के बाद जो तनाव को फील कर रहा है, इसी को हम बर्नआउट कहते हैं। और इसके बारे में किसने बताया है? स्पेक्टर ने। इसी प्रकार से एक व्यक्ति हैं पैने। पैने ने 1982 में बर्नआउट के बारे में और भी अच्छे से चर्चा करी। इन्होंने बताया कि बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम जो है, ये कब होता है? जब व्यक्ति नौकरी का तनाव लेने लगता है। जब व्यक्ति सोचता है मुझे उच्च स्तर की नौकरी मिले, निम्न स्तर के मैं काम नहीं करूंगा। अब क्या होता है, उसे उच्च स्तर की नौकरी मिल नहीं पाती, तो व्यक्ति निराशा में चला जाता है। वो अकुशल योद्धा हो जाता है, यानी कि वो लड़ना तो चाहता है लेकिन वो जीत नहीं पाता। तो ये क्या है? बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम कहलाएगा। तो बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम की बात करें तो इसमें पता है क्या होता है? इस तनाव से ऊर्जा बहुत ज़्यादा गिर जाती है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। इसमें व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है, पर्सनल जीवन उसका बिल्कुल बेकार हो जाता है। सामाजिक जीवन पर भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। ऐसे में बर्नआउट की अगर जब हम बात करें, शरीर में बिल्कुल ना इमोशनल रूप से मनुष्य थका उठ जाता है। उसके ना सोचने समझने की जो क्षमता है वो बेकार हो जाती है। मनुष्य असहिष्णु हो जाता है। असहिष्णु का मतलब यह है कि उसका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसे हर चीज़ क्या गलत लगती है, और वो दूसरों के प्रति क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े वाला व्यवहार करने लग जाता है। बर्नआउट के सिद्धांत की अगर बात करोगे तो इसके 5 चरण हैं। कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। तो पहला चरण इसका क्या है? पहला चरण है हनीमून। तो देखो, हनीमून का मतलब आप समझते हो? तो कुछ लोग सोचते हैं हनीमून ना एक रोमांटिक चीज़ है, और जैसे कि शादी के बाद लोग पहली बार हनीमून पे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ आप नया नया कर रहे हो वो आपके लिए हनीमून ही है। तो जैसे आप नई नई नौकरी में गए, तो कोई बंदा जब नई नई नौकरी में जाता है, कर्मचारी बड़ा इच्छुक होता है, मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसे काम करूँगा, ये होगा, वो होगा। नए नए वातावरण में जब वो जाता है तो बड़ा मज़ा सा आता है, नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ व्यक्तियों को बड़ा मज़ा आता है, इसे बोलते हैं हनीमून। लेकिन जब पता है क्या होता है, जब व्यक्ति उन सब चीज़ों के हिसाब से काम नहीं कर पाता, जैसे किसी बंदी की नौकरी लगी, अब वो सोच रहा है मैं ऑफिस में जाऊँगा, भाई मेरा ऑफिस का माहौल बड़ा ज़बरदस्त होगा, मेरा ऑफिस बड़ा ज़बरदस्त होगा, एसी लग रही होगी, बढ़िया बढ़िया लोग आसपास मेरे बैठे होंगे, सैलरी बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी, सब मुझे आप कह के बुलाएंगे, और बॉस से मेरी बहुत अच्छी बनेगी। अब ये सब सोच के वो जा रहा है, बहुत खुश है, मुस्कुरा के जा रहा है, घर से आराम से खुशी से निकल रहा है, गाने सुनते हुए जा रहा है। अब जब वो ऑफिस में पहुंचा, तो वो सिचुएशन जो है उसके अनुकूल नहीं थी। उसे कोने वाला एक ऑफिस मिल गया। सब लोग उसके साथ क्या है, थोड़ा सा तेज तेज बोल रहे हैं, नया बंदा समझ के उससे ज़्यादा काम करवा रहे हैं। अब वो बंदा क्या हो जाएगा, वो तनाव में आ जाएगा, इससे ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और वो ना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये पहला चरण है। तो बर्नआउट का पहला चरण क्या है? हनीमून चरण। बर्नआउट का दूसरा चरण क्या है? पूर्ण कमी। अब पूर्ण कमी में पता है क्या होगा? कर्मचारी को हानि होगी, नुकसान होगा, वो थकावट को फील करेगा, वो भ्रमित हो जाएगा, हमेशा उसे लगेगा कोई से आवाज़ दे रहा है, इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। वो नौकरी से फिर धीरे धीरे असंतुष्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वो निद्रा की समस्या हो जाएगी, उसको थकान का प्रदर्शन करेगा, और हो सकता है वो नौकरी छोड़ दे और वहाँ से पलायन तक कर जाए। तीसरे चरण को हम बोलते हैं जीर्ण लक्षण। इसमें मनुष्य क्या होगा, शारीरिक रूप से पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा, शारीरिक थकान फील करेगा, डिप्रेशन फील करेगा, और हो सकता है उसे कोई बीमारी भी लग जाए। चौथे चरण में पता है मनुष्य संकट में आ जाएगा। इसमें मनुष्य की अनिद्रा में वृद्धि हो जाएगी, मनुष्य को नींद ही नहीं आएगी, मनुष्य को ऐसा लगेगा यार मैं क्या करूं। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा उसका हाई हो जाएगा, और अल्सर जैसी समस्याएं से भी वो क्या कर सकता है, जूझ सकता है। पांचवें चरण का नाम है दीवार पीटना। दीवार पीटने का मतलब नहीं है दीवार को पीटेगा, दीवार पीटने का मतलब यह है कि कर्मचारी पूरी तरीके से थक जाएगा, उसकी उत्पादकता बिल्कुल घट जाएगी, वो काम को ना करने के उसके जो तरीके हैं वो बिल्कुल घट जाएंगे, और वो गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएगा। तो जब आप व्यावसायिक तनाव की बात करोगे तो ये दो टाइप का होता है, नौकरी में तनाव और नौकरी का तनाव। नौकरी में जो तनाव है उसे हम बर्नआउट के माध्यम से समझते हैं, जिसके 5 चरण बताए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं तनाव और निष्पादन की। निष्पादन का मतलब होता है काम को खत्म करना। तो देखो, काम को जब बंदा खत्म नहीं कर पाता है, कार्य निष्पादन में कमी होती है, तो नौकरी में असंतुष्ट आता है।
मनुष्य कार्यस्थल पर फिर अनुपस्थित रहने लग जाता है, एब्सेंस रहने जाता है, और फिर इसका भी कारण तनाव बन जाता है, क्योंकि आजकल की जो डेली लाइफ है ये इतनी भागा दौड़ भरी हो गई है कि मनुष्य को छुट्टियां मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई है, और हर एक बंदे को अवकाश चाहिए ही होता है। तो जैसा कि यहाँ इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि मनुष्य के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे मनुष्य अपने अंदर से एक संघर्ष करता है। ये संघर्ष विद्यालय में भी हो सकता है, कार्यस्थल पर भी हो सकता है। मनुष्य इमोशनली रूप से भ्रमित हो जाता है, जीवन की घटनाएं भी उसे प्रभावित करती हैं, शारीरिक अवस्थाएं भी उसे प्रभावित करती हैं। तनाव का जो कारक है वो कार्य भी होता है, और वापस से फिर उत्तरदायित्व हो गए। तो ये इतने सारे क्या हैं, ये तनाव के कारक हैं। तो अगर आ जाए तनाव के मुख्य दृष्टिकोणों के बारे में बताओ, तो तनाव के मुख्य दृष्टिकोणों में आप क्या बताओगे? तो तनाव के मुख्य दृष्टिकोणों के बारे में आप बताओगे पिछले लेक्चर से। ठीक है भाई। तो जो हमने लास्ट टाइम पे लेक्चर पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का पढ़ा था, उसमें हमने तनाव के कितने दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था? उसमें हमने तनाव के 4 दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ा था। चिकित्सीय दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, और तनाव के प्रकार भी पढ़े थे। बर्नआउट के 5 चरण कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला हनीमून, दूसरा पूर्ण कमी, तीसरा जीर्ण लक्षण, चौथा संकट, और पांचवें में दीवार पीटना। ठीक है। अब हम बात करेंगे तनाव के लक्षण क्या होते हैं। जब व्यक्ति तनाव में आता है, कैसे पता चलेगा कि आप तनाव में हैं? तो सबसे पहला होता है व्यवहारिक लक्षण। व्यवहारिक लक्षण में क्या होगा? मनुष्य के कार्य करने की क्षमता में कमी आएगी, प्रभावशीलता में कमी आएगी। अब वो काम को ना उतना प्रभावित तरीके से नहीं कर पाएगा। वो धीरे धीरे करके मादक द्रव्यों का सेवन करेगा, नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, जिसकी चर्चा हमने पहले से ही कर ली है। वो तेज चलेगा, तेजी से बोलेगा, भोजन तेजी से खाना खाएगा, भूख में उसके बदलाव आ जाएगा, खान पान प्रभावित होगा, वो ना खराब भाषा का प्रदर्शन करेगा, उसकी जो लैंग्वेज है वो बता देगी वो डिप्रेशन में है। तो जब आपको इस प्रकार की चीज़ें आप कर रहे हो, तो आप समझ लेना कि आप व्यवहारिक तनाव में आ चुके हो। ये व्यवहारिक लक्षण है। दूसरा है संज्ञानात्मक लक्षण। संज्ञानात्मक का मतलब मैंने क्या बताया था? किसी चीज़ को जानना। इसमें मनुष्य हमेशा चिंता में रहेगा, बहुत तेज गति से उसके अंदर विचार आएंगे, उसकी सोच अव्यवस्थित हो जाएगी, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से सोच ही नहीं पाएगा, ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाएगा, निर्णय ले ही नहीं पाएगा, और हमेशा जो निर्णय लेगा वो गलत निर्णय लेगा। उसके अंदर हमेशा निराशा आ जाएगी। तो जब आपके अंदर ऐसी चीज़ें हों, आप हमेशा चीज़ों को सोचते रहें, आपके अंदर विचार बहुत तेज गति से आते रहें, आपकी जो सोच है वो अव्यवस्थित हो जाए, आप एक सिस्टमैटिक रूप से सोच ही ना पाएँ, तो आप समझ जाना आपके अंदर तनाव है। और ये जो तनाव है, ये से लक्षण कहलाता है हमारा संज्ञानात्मक लक्षण। एक होता है इमोशनल। इसमें व्यक्ति निराशा में चला जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, नाराजगी बढ़ेगी, अकेलापन बढ़ेगा, नाकाबिलियत उसे का एहसास होगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उदास रहेगा मनुष्य हमेशा। ये कौन से लक्षण होते हैं? ये होते हैं भावनात्मक लक्षण। अब देखो शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? ऊर्जा की कमी होगी, अपच की शिकायत होगी, मनुष्य जो खाएगा वो पचेगा नहीं, सर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, दिल तेजी से धड़केगा, नींद नहीं आएगी, मुंह हमेशा सूख जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, बार बार रोगों से संक्रमित हो जाएगा। ये सब तनाव के शारीरिक लक्षण हैं। तो जब मनुष्य डिप्रेशन में आता है, जब मनुष्य स्ट्रेस लेता है, जब मनुष्य दबाव महसूस करता है, जब मनुष्य तनाव महसूस करता है, तो उसके कितने लक्षण हैं? उसके 4 लक्षण दिखाई दे रहे हैं: व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। इसके अलावा सिर्फ इतने नहीं, और भी बहुत सारे लक्षण हैं जिसकी यहाँ पर टेबल में चर्चा की गई है। अगर आप बात करोगे शारीरिक लक्षणों की, तो दिल तेज से धड़केगा, नाड़ी तेज से चलेंगी, पसीने ज़्यादा आएंगे, हाथ पैर की मांसपेशियों में तनाव आएगा, सांस लेने में कठिनाई आएंगी, दांत किटकिटाएंगे, सिर दर्द, खट्टी डकार, सुन्न पड़ जाएगा शरीर, मुंह सूखेगा, दर्द, ठंडा पसीना, पेट में ऐंठन। ये सब शारीरिक लक्षण हैं। मनोवैज्ञानिक लक्षण में मनुष्य परेशान रहेगा, मनुष्य एकाग्र नहीं हो पाएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, आत्मविश्वास में कमी, चिंता, निर्णय लेने में कठिनाई होगी। भावनात्मक दृष्टिकोण में मनुष्य चिंता में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, क्रोध करेगा, किसी से ईर्ष्या करने लग जाएगा, उसे शर्म आएगी, कई बार आत्महत्या तक कर लेता मनुष्य। व्यवहारिक में धूम्रपान करेगा, नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, दुर्घटना भी हो सकती है, पैर ठकठकेंगे, नाखून चबाएगा मनुष्य, भ्रष्ट भाषा का प्रयोग करेगा, और रीति रिवाजों पर उंगलियां उठाएगा। तो तनाव के विभिन्न लक्षणों के बारे में पूछे तो आपसे बता दोगे आप? तनाव के स्रोत क्या होते हैं? तो देखो, मनुष्य के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के साथ वो संघर्ष करता है, और उस चीज़ का जब उस पर दबाव पड़ता है, तो यही चीज़ क्या कहलाती है? तनाव। और इसके 3 वर्ग होते हैं। पहला चीज़ जब होती है, जब कोई व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य में वो विफल हो जाता है, तो उससे क्या होती है? निराशा होती है। तनाव का अगला स्रोत है उद्देश्यों का संघर्ष। उद्देश्यों का संघर्ष ये है कि मनुष्य एक साथ कई बार 2 उद्देश्य रखता है। अब जब आपके एक ही साथ 2 अलग अलग लक्ष्य होंगे, तो आप ना कोई सा भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 नावों में सवारी नहीं हो सकती। अब ऐसे में इसको हमने क्या कर रखा है? 4 भागों में बांट रखा है। सबसे पहला है दृष्टिकोण दृष्टिकोण संघर्ष। दृष्टिकोण दृष्टिकोण में क्या होता है? इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति के 2 प्रकार के लक्ष्य होते हैं, और ये सकारात्मक लक्ष्य होते हैं। उसके सामने 2 चीज़ें होती हैं कि मैं ये करूं या मैं ये करूं।
उदाहरण के लिए हो सकता है व्यक्ति को एक साथ दो नौकरियों के अवसर आएँ और ऐसे में व्यक्ति को ये डिसाइड करना है कि इनमें से मैं किसका चयन करूँ। अब मान लो उस व्यक्ति ने उसका चयन कर लिया लेकिन उसका अब निगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो पड़ रहा उस पर, तो पता है वो क्या सोचेगा, अरे यार मैं ये नहीं ये चीज़ कर लेता। तो इसे बोलते हैं दृष्टिकोण का संघर्ष। एक होता है परिहार परिहार का संघर्ष, यानी कि दृष्टिकोण दृष्टिकोण संघर्ष में क्या होगा, व्यक्ति के पास दो ऑप्शन होंगे, उसे एक चूज करना है। अब उसने एक ऑप्शन चूज कर लिया, अब उसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का उसके ऊपर क्या है, तनाव है। ये दूसरा तनाव है परिहार परिहार। परिहार परिहार का मतलब यह है कि व्यक्ति के पास दो समान लक्ष्य हैं, यानी कि दो एक जैसे ही लक्ष्य हैं, लेकिन उनमें से वो किसका चयन करे। इसमें मोस्टली जो है नकारात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति को ये निर्णय लेना पड़ सकता है कि वो, जैसे एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, उसे क्या है अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, उसे हमेशा औसत दर्जे का काम मिल रहा है। तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो या तो बेरोजगार है या औसत दर्जे का काम करे, या फिर उसे ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये परिहार परिहार संघर्ष है। अगला है दृष्टिकोण और परिहार संघर्ष। इसमें लक्ष्य एक ही होगा और हो सकता है वो सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति को विदेश में नौकरी का ऑफर मिल रहा है। अब विदेश में नौकरी का ऑफर तो किसी व्यक्ति के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ साथ उसे ये भी जानना होगा कि उसे अब अपने परिवार को छोड़ना है, उसे अपने परिवार से दूर रहना है, ये उसका निगेटिव है। तो यानी कि चीज़ एक ही है, लक्ष्य एक ही है और उसके दो इम्पैक्ट निकल रहे हैं। एक ये है कि भाई बंदे को नौकरी मिल रही है, वो बाहर जा रहा है और अच्छा फील हो रहा है, लेकिन दूसरा उसे अपने परिवार को भी छोड़ना है। तो इस प्रकार का जो संघर्ष मनुष्य का अपने आप से होता है, ये दृष्टिकोण और परिहार का संघर्ष है। इसी प्रकार से बहुभागी दृष्टिकोण या परिहार का संघर्ष क्या कहलाता है, तो बहुभागी दृष्टिकोण में पता क्या होता है, ये मामला बहुत गंभीर होता है। इसमें इस संघर्ष में व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उसे उसमें से चुनना है। उदाहरण के लिए कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक छात्र है और उसको दो शैक्षिक अवसरों के बीच में चयन करना पड़ता है कि वो संगीत की शिक्षा लेगा या फिर उसे कोई तकनीकी शिक्षा लेनी है, टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेनी है। अब व्यक्ति तकनीक की शिक्षा लेगा तो उसके माता पिता खुश होंगे, उसकी इंटरेस्ट नहीं है। व्यक्ति संगीत की शिक्षा लेगा क्योंकि उसका मन संगीत में है, तो उसके माता पिता खुश नहीं है। अब ये बड़ी जबरदस्त समस्या होती है कि वो अपने माता पिता को खुश करे या खुद को खुश करे। इसी प्रकार से ये तो व्यावसायिक तनाव की चर्चा कर रहे हैं हम, तो हम व्यावसायिक तनाव की ही चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे दबाव के स्रोत क्या हैं, तो दबाव के आपको चार स्रोत दिख रहे हैं। दबाव एक तरीके से, यानी कि तनाव एक चीज़ से मनुष्य के अंदर के संघर्ष की एक प्रतिक्रिया है, जिसमें मनुष्य आमतौर पर अपने आसपास की परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, अपने आसपास की परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। परिणाम ये रह रहा है कि मनुष्य अपने अंदर से एक द्वंद्व कर रहा है, मनुष्य अपने आप से लड़ रहा है और उस लड़ाई में वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो वो तनाव के निगेटिव इम्पैक्ट्स में चला जा रहा है। चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आगे तनाव के लक्षण, तनाव के संघर्ष, इन सब पे हमने चर्चा कर ली। चैप्टर का यहाँ पर निष्कर्ष है और चैप्टर यहीं पर ख़त्म है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।